बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के अंतर्गत कोशिका सिद्धांत के बारे में। हेडिंग लिखिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे सेल थियरी। सेल थियरी, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल कॉन्सेप्ट। ओके, सेल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाँ बोलो। सेल थियरी दिया था स्लाइडन एंड स्वान ने, लेकिन सेल कॉन्सेप्ट दिया था एन ग्रीव्ड। आइए बात करते हैं उसका सिद्धांत के बारे में। देखिए, इस सिद्धांत को स्लाइडन, माल्थियस स्लाइडन, माल्थियस स्लाइडन, SCHLEIDEN, माल्थियस स्लाइडन ने तथा यूडोर स्वान ने दिया था। बच्चों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जो माल्थियस स्लाइडन है यह एक वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति वैज्ञानिक है, मतलब वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे थे। और थियोडोर स्वान जो है एक जंतु वैज्ञानिक है। क्या है ये? जंतु वैज्ञानिक। दोनों लोग अलग अलग थे, लेकिन दोनों लोगों ने कंक्लूजन निकाला। इन्होंने निकाला कंक्लूजन प्लांट कोशिका पे, इन्होंने कंक्लूजन निकाला जंतु कोशिका पे। क्या निकाला यह लिखिए। इस सिद्धांत को माल्थियस स्लाइडन ने पादप कोशिका पर किए गए अपने निष्कर्षों से निकाला। पादप कोशिका पर किए गए निष्कर्षों से निकाला। ये प्रयोगों के निष्कर्षों से निकाला। प्रयोगों के निष्कर्षों से निकाला। ये प्रयोगों के निष्कर्षों से निकाला। उन्होंने पाया कि पादप बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पादप बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने भी कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला। आगे लिखिए। जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने भी कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला और बताया कि जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने भी कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला और बताया कि जंतु की कोशिकाएं नहीं, पहले लिखे कि जंतु भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तथा प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है।
झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? एक तरल पदार्थ जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। अब माल्थियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया, के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम दिया गया सेल थियरी, सेल कोशिका सिद्धांत। आइए अब लिखते हैं, इसमें लिखना शुरू करिए। इन दोनों वैज्ञानिकों के निष्कर्षों को संयुक्त करके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं बच्चों? माल्थियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। नाम याद है? स्लाइडेन एंड स्वान नाम लेते हैं ना। अब हम लोग पूरा नाम लेंगे, माल्थियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। माल्थियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। क्या लिखा आप लोगों ने? लाइन कोई एक व्यक्ति बोलेगा। इन दोनों वैज्ञानिकों की निष्कर्ष को संयुक्त करके कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसमें बेटा पहला लिखिए, प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। कोशिका का बना होता है तथा कोशिका संरचनात्मक संगठन की इकाई है। तथा कोशिका संरचनात्मक संगठन की इकाई है। संगठन की इकाई है। संगठनात्मक संगठन की इकाई है। दूसरा पॉइंट नोट करिए, प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य का पुंज है। प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य का पुंज है। मतलब समझ गए? जीव द्रव्य का पुंज मतलब क्या है कि इसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। जीव द्रव्य का पुंज का मतलब है इसके अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, ये स्वान ने बताया था ना कि एनिमल सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और उसके अंतर्गत क्या जीव द्रव्य भरा रहता है। तो वही बोला जा रहा है, प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य का पुंज है। ध्यान दीजिएगा, उस सब पे हमने कहा था कि जो कोशिका सिद्धांत है वो
थियोडोर स्वान और माल्थियस स्लाइडन के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके बना था, कॉन्सेप्ट को मर्ज करके यानी कि मिला के बना था। तो अब बेटा प्रत्येक जीव की कोशिकाओं का बना होता है, और दूसरा वाला सिद्धांत किसने दिया होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, थियोडोर स्वान का कॉन्सेप्ट है ना ये तो। हाँ सर। ठीक है, जीव द्रव्य का पुंज है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ब्रेन से घिरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक है, यहां तक हो गया। तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। एक समान होती है। ठीक है, तथा उनमें होने वाले उपापचयी क्रियाएं भी समान होती हैं। क्रियाएं भी समान होती हैं। चौथा लिखिए, जीवों में पाई जाने वाली जैविक गतिशीलता कोशिकाओं के अंतर संबंधों के द्वारा होती है। लिख देते हैं, जब इसको समझाते हैं कैसे हो रहा है। जीवों में पाई जाने वाली गतिशीलता, हाँ गतिशीलता नहीं समझ रहे? जीव पाई जाने वाली गतिशीलता कोशिकाओं के अंतर संबंधों के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आपसी अंतर संबंधों के द्वारा होती है। आपसी अंतर संबंधों क्या मतलब बेटा? हम चल रहे हैं, हमारा शरीर किससे बना है? उल्टा चल रहा है। पहले तो शरीर किससे बना है? अंगों से। शरीर किससे बना है? अंगों से। अंग किससे बने हैं? ऊतक किससे बने हैं? तो कोशिका आपस में जुड़ी होंगी, आपस में बात। जब हम चल रहे हैं तो एक कोशिका दूसरे से बात करेगी, चलो अब चलना है, चलो अब चलना है। सब अपना अपना उपापचय कर रही है, अपनी एनर्जी सब खत्म कर जला रही है। चलो, हर कोशिका अपनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, एनर्जी जला रही है, तब पूरा शरीर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जीवों में पाई जाने वाली गतिशीलता कोशिकाओं के आपसी अंतर संबंधों के द्वारा होती है। यह एकदम क्लियर हो चुका है आप सबको? ठीक, देखो बेटा, यह है पूरा कोशिका सिद्धांत। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन भी है बाद में, इसमें कुछ परिवर्तन है, जैसे कुछ इसके अपवाद भी हैं। मान लो बच्चा, कहा है प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है, प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। लेकिन जब पता चला, लोगों ने और सोचा, जैसे और खोज हुई, तो यह पता चला कि भाई वायरस कोशिकाओं के बने होते हैं? वायरस में तो कोशिका होती नहीं है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, लिख लीजिए, कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद। कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद
कुछ अपवाद। अपवाद को हिंदी में एक्सेप्शंस कहते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद। अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। तो इसका पहला अपवाद क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। क्यों इसका अपवाद है? क्योंकि यह कोशिका के नहीं बने होते हैं, ये कोशिका के नहीं बने होते हैं। ठीक, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, वायरस इसके अपवाद है। क्यों? लिख लीजिए, क्योंकि इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोशिका नहीं पाई जाती। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक कोशिका में एक केंद्रक होते हैं, एक कोशिका में एक केंद्रक। ठीक है, लेकिन ऐसे भी जंतु हैं जैसे वाउचेरिया हो गया, ऐसा शैवाल है जिसके पूरे शरीर में एक ही कोशिका है, लेकिन उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। तो भी यह भी अपवाद हो गया, यह भी अपवाद हो गया। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए। कुछ शैवालों जैसे वाउचेरिया, जैसे फॉर एग्जांपल कर रहा हूं, ठीक है, वाउचेरिया, वाउचेरिया अंडरलाइन कर दीजिए। वाउचेरिया का पूरा शरीर एक कोशिकीय होता है। शरीर कैसा होगा? अभी बना दे रहे हैं, शरीर एक कोशिकीय होता है। परंतु इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इसका एक फिगर बना रहे हैं बच्चों, ये देखिए, ऐसा ही होता है बच्चों। ये जमीन से जड़ करता है, होल्ड फास्ट बोलते हैं इसे, होल्ड फास्ट। अब देखो बच्चों, ये पूरा एक ही कोशिका है, इसमें कहीं पे सेपरेशन या कोशिका ऐसे तो हमने कहीं बनाया नहीं है कि ऐसे ऐसे बना दिए कोशिका बना दी, ऐसा तो नहीं बनाया, मिटाए इसे, ये नहीं है ऐसा। इसका मतलब क्या है? अब इसमें एक न्यूक्लियस नहीं है, अरे बहुत सारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बाजार है ये। नहीं देखते मार्केट में, सुनते हैं कंबल ही कंबल, हाँ देखा है, लिखा देखा है आपने, कपड़े ही कपड़े, सब्जियां ही सब्जियां, ऐसा लिखता है। ठीक है, बहुत सारे केंद्र है, तो इसे केंद्रक बोल देते हैं। ये क्या है? वाउचेरिया। अंडरलाइन करना ना भूले, मिटाएं। फिर एक और आवश्यकता महसूस हुई बच्चों कि भाई कुछ ये तो था भाई पुराने जमाने की बात, ये था पुराने जमाने की बात है, सेल थ्योरी दी गई। ये हो रही थी बात 1839 की। कब हो रही थी बात? 1839 ईस्वी में। कब हो रही थी बात सेल थ्योरी की? 1839 ईस्वी में। लेकिन 1855 में एक वैज्ञानिक हुए, 1855 में एक वैज्ञानिक हुए, 55 में, देखो भाई ये तो पुराने जमाने की बात हो गई ना, 1855 वाला सोच रहा होगा ये पुराने लोग हैं। 1839 में कोई मोबाइल अगर रहती तो थी नहीं रहती, और 1855 में जो दूसरे वाला मोबाइल अगर आता तो वो सोचता ना कि पुराना मोबाइल है। इसी तरह से एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट विर्को। रॉबर्ट विर्को, ठीक है,
हिंदी में भी लिख दें? नहीं सर। आप लोगों को तो हिंदी की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अरे बेटा विल्को नहीं लिख पाओगी तो लिख सकते हैं। हाँ गुड। रॉबर्ट विल्को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई इसमें कुछ अपडेशन की आवश्यकता है, इसमें कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है। उसका सिद्धांत ठीक है, बहुत मायने में ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक शब्द दिया ओमनीज सेलुला और सेलुली। ओमनीज सेलुला ए सेलुली LAE। बच्चों दिखाई दे रहा है सबको? ओमनीज सेलुला ए सेलुली। इसका मतलब क्या होता है? नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। इतना टेढ़ा लिखा इन्होंने, चूंकि ये अपनी भाषा में लिखे थे, अपनी भाषा में लिखे थे। इसका हिंदी रूपांतरण है नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। मतलब क्या है इसका? नई कोशिकाएं या नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। नई कोशिकाएं से निर्मित बच्चों मतलब अलॉट ऑफ टाइम्स ये पूछ चुका है कि ओमनी सेलुला और सेलुली कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉबर्ट विल्को ने। रॉबर्ट विल्को ने ओमनी सेलुला और सेलुली। एक बार हमारे साथ ओमनी सेलुला ए सेलुली। ओमनी सेलुला ए सेलुली। इसका क्या मतलब होगा? वेरी गुड। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बने। लिख लिया आप लोगों ने? अब यह भी नया एक कॉन्सेप्ट ये आ गया, पुराना वाला चल ही रहा था। इन्होंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन इसमें कुछ अपडेशन की आवश्यकता है। तो अपडेट करके जो नया कॉन्सेप्ट आया उसे कहते हैं मॉडर्न सेल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न सेल कॉन्सेप्ट या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी। एक बार फिर से दोहरा दूं, क्या हुआ? रॉबर्ट विल्को ने बता दिया कि ओमनी सेलुला और सेलुली। पहले से उन्होंने रॉबर्ट विल्को जी ने यह कहा कि थियोडोर स्वान और माल्थियस स्लाइडन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट ठीक है, परंतु वह 1839 में कहा गया था और मैं 1855 में यह खोज रहा हूं। तो इसको इसी कॉन्सेप्ट, मेरे वाले कॉन्सेप्ट को इनके कॉन्सेप्ट में मिला दिया जाए और एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया जाए जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी कहा जाता है। मिटा रहे हैं। तो अब ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, यहां नीचे लिख देते हैं। डॉक्टर हेडिंग लिखे डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी। TRIN डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी। ठीक है, अब इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल थियरी में बस ये सारी तो चीजें हैं ही जो पहले से ऊपर पहला था प्रत्येक जीव कोशिका से बना होता है। कोशिका संरचनात्मक संगठन की इकाई है। दूसरा कॉन्सेप्ट प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य का पुंज है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं तथा उनमें होने वाली उपापचयी क्रियाएं भी समान होती हैं। चौथा पॉइंट था इसमें कि पाई जाने वाली गतिशीलता कोशिकाओं के अंतर संबंधों द्वारा होती है। इसमें से विल्को साहब ने कुछ नहीं हटाया, बस एक दो चीजें और ऐड कर दी। पहला ऐड कर लिया ओमनी सेलुला और सेलुली। ओमनी सेलुला और सेलुली यहां से मिटा दें इसे। अब आप सबको डाउट नहीं होगा। ये चौथा हो गया। हेडिंग लिख लिया है? अब ये हेडिंग रखेगा, मैं मिटा रहा हूं इस हेडिंग को, यहां पे लिख लीजिए। अब इसी में
पांचवा पॉइंट नोट करो, पांचवा पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ। समझ चार डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ थ्योरी लिखने के बाद अब आप लोग पांचवा पॉइंट लिखेंगे। जब डॉक्ट्रिन बन गया ना, अब ये कुछ चीजें और रॉबर्ट विल्को ने पहले से मौजूद सेल थियरी में पांचवा पॉइंट ऐड कर दिया कि पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ओमनी सेलुलर और सेलुलर। किसी को कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो पूछो, संदेह आ रहा है? सर ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है उन्होंने? ओमनी सेलुलर और ग्रीक में लिखा है ना? ग्रीक। हाँ, आप तो इसका हिंदी वर्जन याद करो। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से, लेकिन बच्चा ओमनी जो सेलुलर वो ग्रीक नहीं रह गया है, ठीक ना? अब इसे मान लिया कि इंग्लिश ही है, क्योंकि इतना फेमस है, एग्जाम में कंपटीशन में इतना पूछता है ना। ओमनी सेलुलर किसने दिया था? रॉबर्ट विल्को नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, और छठवां पॉइंट नोट किया गया कि प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। प्रोटोप्लाज्म तथा एक केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा एक केंद्रक होता है। ठीक है, फिर इसी का तो एक्सेप्शन हो जाएगा ना कि भाई सर वाउचेरिया में तो बहुत सारे होते हैं केंद्रक। वाउचेरिया एक ही कोशिका है, लेकिन उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। एक्सेप्शनल केस हो गया, अपवाद हो गया। ये हो गया। इस पूरे को ये 5-6 पॉइंट जो ऐड कर दिए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ थ्योरी। क्या बन जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ थियरी बन जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ थियरी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है किसी का विशेषज्ञ बन जाना। ठीक है, तो सेल थियरी का विशेष वर्जन, सेल थियरी का ये विशेष वर्जन है। क्या ये विशेष वर्जन? एडवांस हो जाता है, मोबाइल अपडेट हो जाता है ना, तो सेल थियरी भी अपडेट हो गई। सेल थियरी भी नए फीचर आ गए। इसमें 2 नए फीचर आ गए। क्या? ओमनी सेलुलर और दूसरा प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा एक केंद्रक होता है। लेकिन इसका अपवाद भी है वाउचेरिया, जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब मैं मिटा रहा हूँ, अगला टॉपिक शुरू करें। बात करेंगे हम लोग, पहले हम देखेंगे कि कोशिका किसे कहेंगे। कोशिका हो गया है, कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसे एंड्रयू साहब ने दिया था। अब हम बात करेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है, पादप कोशिका में अंतर, ये आप लोगों को पूछा जाता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में जब तक मिटा रहा तब तक बताते जाइए। पादप कोशिका में क्या क्या विशेषताएं नजर आ सकती हैं? एक हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? अच्छा, और एनिमल कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? पादप में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है कि बहुत सारा आइडिया है अब आप सबको। ठीक है, पहले रुकिए, एक तरफ लिखते हैं जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। हेडिंग लिखिए जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। अगर आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ेंगे तो आप लोग कहीं डॉक्टर ना बन जाएंगे। बन जाएगा तो फिर पैसा ही पैसा होगा। हाँ चलिए, अच्छा क्या हुआ?
बोला करो, पूरा बोला करो, ठीक है? इसलिए तो सर पढ़ रहे हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए? हाँ सर। वेरी गुड। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पहला जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई पाई जाती जाती है। है। पहला लिख लीजिए, इनकी कोशिकाओं में जंतु की बात कर रहा हूं ना, जंतु के अंतर्गत लिखा जा रहा है। इनकी कोशिका में, हाँ भाई, सर की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोई डाउट हो रहा है बेटा, पूछो। नहीं सर। अरे 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। तभी तो डाउट है। नहीं है डाउट, इसीलिए डाउट नहीं है। नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। आज भी पूछ दिया जाए तो बहुत सारे लोग सन्नाटा छा जाएगा। नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पूछ दिया जाए कि 10 5 अंतर बता दीजिए, चलो 10 नहीं 5 ही अंतर बता दीजिए, तो बहुत सारे लोगों में चुप्पी छा जाएगी। आप लोग बता दोगे, थोड़ा पढ़ा रहेगा। सर हम लोग भी बता देंगे सर। हाँ सर। इन कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें कोशिका भित्ति, पाई जाती। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पाई जाती है। और इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। सर इसमें होती है। एग्जैक्टली, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं या फिर नहीं होती, या तो नहीं होंगी या तो छोटी होंगी। होंगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिक्तिक हिंदी ही है रिक्तिका, वैक्यूल्स इंग्लिश है उसकी। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इनमें रिक्तिकाएं क्या काम करती हैं? रिक्तिकाएं ये आगे एक एक ऑर्गेनेल के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है? एक एक ऑर्गेनेल से रिक्तिकाओं के बारे में मुझे पढ़ाना है। अंग्रेजी में वैक्यूल्स बोलते हैं, CUOLES, वैक्यूल्स। या तो नहीं पाई जाएंगी या फिर बहुत छोटी पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। किसकी? बड़े आकार की अच्छा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लोक किसमें पाया जाएगा? एनिमल में, पादप कोशिका। सर पादप कोशिका क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा वो लाल से। बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। बड़े आकार की। अब इसमें क्या पाया जाए? पर्णहरिण, पर्णहरिण। क्लोरोप्लास्ट। यस बेटा, यानी कि पाया जाता है।
फिर यहाँ क्या कहेंगे, फिर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया। यहाँ पर नहीं पाया, यहाँ पर एनिमल कोशिकाओं में प्रणाली नहीं पाया। चौथा लिख लीजिए जल्दी जल्दी। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाएगा और पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोसोम विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तथा विभाजन में मदद करता है। या सीधे लिखते हैं जंतु कोशिकाओं में विभाजन में मदद करता है, इसका मतलब पाया जाता है तभी तो मदद करता है। कुछ सेंट्रोसोम कुछ कवकों को छोड़कर अन्य सभी पादपों में नहीं पाया जाता। विभाजन में मदद करने के एक ऑर्गेनेल पाया जाता है। पूरा मैं इसका डिटेल बताने वाला हूं जब मैं ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा। एक एक चीज का बताऊंगा, मुझे वैक्यूल्स भी बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोजोआ, सेंट्रोसोम सब बताना है। हाँ भाई वैक्यूल्स अन्य सभी पादपों में नहीं पाया जाता। लिख लो, घंटी बज गई बेटा। पांचवा जो इसमें डिवीजन होता है बच्चों, पादप कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल प्लेट, बीच में प्लेट। ऐसा मान लो कि तालाब के बीच में बहुत सारी मिट्टी डालते हैं तो टापू जैसा बन जाएगा, फिर वो धीरे धीरे किनारों की तरफ बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे किनारों की तरफ। अगर हम एक ऐसे बना दें, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, ठीक है। अब मान लो ये बीच में हल्का हल्का मिट्टी डाल दी गई, फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा और मिट्टी डाल दी गई, फिर और डाल दी गई, तो ये सेल प्लेट, इसे क्या बोलेंगे? सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट या मध्यपट। मतलब उसमें नहीं ऐसा होता, एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। लिख लीजिए, कोशिका विभाजन मध्यपट के निर्माण के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन मध्यपट के निर्माण के द्वारा होता है। ब्रैकेट में सेल प्लेट लिख देना, मध्यपट के निर्माण के द्वारा होता है। ठीक है, निर्माण के द्वारा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कैसे होता होगा? इसमें खांचा बन जाता है, वो बाहर से अंदर की तरफ। ऐसे एक नॉर्मल कोशिका है, ये एनिमल कोशिका है, तो आगे अगर जब इसे विभाजित होना होगा तो ऐसे खांचा बनना चाहिए, और धीरे धीरे ये खांचा आ करके यहाँ तक आ करके मिल जाएगा और दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी, दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, आपने बताया था। हाँ, एक और इस खांचे के कंस्ट्रिक्शंस क्या बोलते हैं? अच्छा, मुझे बता दो।
कंस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कंस्ट्रिक्शंस लिखिए। इनमें एफडीआर बनाना है, लंबी भर दो। आ जाओ बेटा, बैठो। अब बात करते हैं इसमें कैसे होगा। जंतु कोशिका में विभाजन सेल कंस्ट्रक्शन के निर्माण के द्वारा होता है। इन्हीं विभाजन खांचों के निर्माण के द्वारा होता है। खांचे का मतलब कंस्ट्रक्शन। ठीक है, खांचे के निर्माण के द्वारा होता है। हाँ, ये है कि भाई जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, लेकिन एनिमल में ज्यादा पाई जाती है। बता सकते हैं क्यों ज्यादा पाई जाती है? क्योंकि हमें मूवमेंट करना, हमें मूवमेंट, एनिमल्स को चलना है, एनिमल्स को चलना है, जबकि प्लांट्स को चलना है। तो जब खड़े रहना है जगह पे तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए तो जाते हैं लेकिन संख्या में कम पाए जाते हैं। छठवां पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या करें, कम या ज्यादा? संख्या कम किसमें? प्लांट्स में। और इसमें एनिमल में तो कम ही पाए जाएंगे ना, एनिमल्स में ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि मूवमेंट की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा। ज्यादा तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, एक प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम बना देंगे, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बनाएंगे ताकि आपके एग्जाम में पूछेगा, उसको आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना।